नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। टीचर्स वे, अभी आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ, जो इतना प्यारा रिस्पांस दे रहे हो, इतना अच्छा सपोर्ट दे रहे हो। हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोग देख रहे होगे, बहुत सारी चीजें मैं छोड़ के चल रहा हूँ। मैं फिर से बोल देता हूँ, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम देखो 12वीं क्लास से आज आपने देखा, हम सीधे आधुनिक भारत में पहुंच चुके हैं। इतना तेजी से हिस्ट्री किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। 15-20 दिन लग जाते हैं भाई प्राचीन भारत कंप्लीट करने में, है ऐसा। लेकिन हम एकदम हल्के, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। आपको हिस्ट्री भी पढ़ना, जियोग्राफी भी पढ़ना, पॉलिटी भी पढ़ना, रिवीजन भी करना है। स्टैटिक जी के भी कुछ क्लास में आपको प्रोवाइड करूंगा। आज हम आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति को के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, पहली बार देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। 7 बजे हिंदी की क्लास, 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास और 4 बजे वाली क्लास जो आप देख रहे हो, ये तो आपको मिलती है डेली रिकॉर्डेड माध्यम में। बाकी हिंदी एंड रीजनिंग की क्लास लाइव चलती है। ठीक, चलिए 1857 की क्रांति के बारे में बात करें। यहां पे लिखा है पहला क्वेश्चन कि 1857 की विद्रोह जो था वो एक प्रकार का सैनिक विद्रोह था। इसने कहा था वीर सावरकर, इंपॉर्टेंट है। और अगर जो कहें अंग्रेजों के विरुद्ध पहली क्रांति या फिर जो बिगुल बजाया गया था कि भाई अंग्रेजों को मुझे अपने देश से उखाड़ फेंकना है, वो 1857 की ही क्रांति थी। मैं तो यही मानता हूं। क्या कहानी हुई थी, कहां से ये क्रांति शुरू हुई थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले अंग्रेज जो आए थे भारत में, वो बंदूकें लेकर आए थे। तो ब्राउन बेस नामक बंदूक यूज की जाती थी। अब चीजें अपडेट होती गई। पहले आपने देखा होगा लंबी लंबी बंदूकें होती थी, तो अब तो मशीन गन हो गया, भाई फायर करते जाओ, कट 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 कट। पहले नहीं होता था। पहले कारतूस खींचो मुंह से, कारतूस डालो, उसके बाद चलाओ, फिर थोड़ी देर रुको, फिर भरो, फिर चलाओ। टाइम लगता था चीजों को करने में। ठीक, तो ब्राउन बेस जो बंदूक थी उसका यूज बंद करके अंग्रेजों ने कहा हम इसको अपडेट करते हैं और हम प्रयोग करेंगे एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, यह घटना कब की है? यह 1856 की है। तो अंग्रेजों ने कहा भैया एनफील्ड राइफल हम प्रयोग करेंगे। लेकिन एनफील्ड राइफल भरने से पहले उसको मुंह से खींचना पड़ता था। और जो खींचने वाला किल होता था वो कहा जाता था कि वहां पे सुअर और गाय के मांस की चर्बी प्रयोग की जाती थी। भाई हिंदू धर्म तो धर्म है। हिंदू धर्म में वो जो सैनिक थे, भारतीय थे उसमें भर्ती थे, जो चलाते थे। तो कहीं से उनको पता चला कि भाई ऐसी चीजें हो रही हैं। तो उनको भाई कैसे कोई गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी मुंह से खींचेगा, है? तो उसको लेके उन्होंने अंग्रेजों से शिकायत की, भैया ऐसे ऐसा है, ये चीज है। ठीक, कि आप गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग कारतूसों में कर रहे हो। और यही कारण बना। इसी के बाद विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह कब हुआ भाई? जब इसको लेके यहां पे अगर जो हम सबसे पहला जो नाम आता है, मंगल पांडे का नाम आता है। मंगल पांडे को सबसे पहले इसी के लिए फांसी दे दी गई थी। और जब भाई मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ठीक, तो इसके बाद यहां पे ये विद्रोह और भड़क गया। ठीक, तो याद रखिएगा 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे एक सैनिक थे। किस छावनी से बिलोंग करते थे? मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे। बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे और गाय की चर्बी इन्होंने मना कर दिया कि भैया मैं इस कारतूस को नहीं खींचूंगा। इसके बाद यहाँ पे इनको फांसी दे दी गई और फांसी देने के बाद ये विद्रोह और भड़क उठा। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे, झांसी की रानी का नाम आपने सुना होगा, तात्या टोपे का नाम सुना होगा, खान बहादुर खां का नाम सुना होगा, सारी लोग यहीं आ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। अलग अलग लोगों ने अपनी विचारधारा रखी। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह किसने कहा था? वीडी सावरकर या वीर सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित था, ये किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र की बात करें, कौन कौन से मुख्य केंद्र थे जहां से यह विद्रोह शुरू हुआ? तो दिल्ली, पूरे भारत में लगभग शुरू हो गया था। बरेली, लखनऊ, झांसी, जो लोग जहां जहां से थे वहां वहां से इन्होंने इसका विरोध करना शुरू हो गया।
उसके बाद दिल्ली से किसने इसका विरोध किया था? तो दिल्ली से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली से 1857 की क्रांति का विरोध किसने किया था? तो दिल्ली से याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय और जफर, बहादुर शाह द्वितीय को ही हम बहादुर शाह जफर बोलते हैं, ने किया था। और दिल्ली की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने किया था। तो 1857 की क्रांति में दिल्ली से इसका विरोध किसने किया था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ने। कानपुर से सेना का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था, नाना साहब वहां के शासक काल थे। ठीक। बरेली से नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, आरा से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला। और अगर जो हम बात करें, इतना आपको याद रखना है, ये एक बार फिर से देख लो भाई। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में कहां कहां से किसने नेतृत्व किया ये जान लो। भारतीय नायक कौन थे तो आप जान लो, याद रखिएगा। दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहब ने, और बरेली से खान बहादुर खां। ये कुछ प्रमुख केंद्र थे 1857 की क्रांति से। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, आरा से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया था। ठीक। अब आइए कुछ प्रमुख विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध देख लेते हैं, जो मैंने पढ़ा है 1857 से, इतना आप याद रखिएगा। ठीक। चलिए चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1760 से 1800। संथाल विद्रोह, ये जो विद्रोह है या फिर युद्ध है, ये एक अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक। इसके लिए मैं इसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। कूका विद्रोह 1872 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में। अहोम विद्रोह 1828 में। स्टैटिक जीके का पार्ट है, उसमें मैंने अच्छे से ये सारी चीजें दे दिया है। भील विद्रोह 1825, मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 में। इसके बाद हम आते हैं बंगाल का गवर्नर। अब ये वाला टॉपिक भी हम कहाँ पढ़ेंगे? थोड़ा सा हम जितना इसमें मैंने दिया उतना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा, पॉलिटी, तो उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक। इसको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक। चलिए हम बात करें यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आते हैं भाई। रॉबर्ट क्लाइव कौन बनते हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल। सबसे पहले हम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव पहला इन 2 कार्यकाल इन्होंने यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल है। पहला 1757 से 1760, उसके बाद 1765 से 1767 तक 2 साल के लिए रहे। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, इसी ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी। ठीक। चलिए आगे बात करें, जिसके तहत भू राजस्व वसूलने की शक्ति कंपनी के पास तथा प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के पास आ गई थी, यानी कि इसे ही द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। इसके बाद वारेन हेस्टिंग आते हैं। वारेन हेस्टिंग की बात करें, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन आएगा भाई कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग टॉपिक इसका भी मैं एक लेकर आऊंगा कि जितने भी गवर्नर जनरल, जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय या कह सकते हैं हमारा, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, वो सब कुछ एक टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। ठीक। चलिए क्लियर है? क्लियर है? चलिए हम बात करें, वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके समय में की गई थी? वारेन हेस्टिंग के समय में। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1784 में। इसी के समय में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशन हुआ था। जेम्स हिवकी ने किया था। जेम्स हिवकी ने किया था। जेम्स हिवकी है। ठीक। जेम्स हिवकी ने भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। ये किसके शासनकाल में आया था? वारेन हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के समय में आया था। किसने किया था प्रकाशन? जेम्स हिवकी ने किया था। अब आता हम सारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके शासनकाल में हुआ। इसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ, जिसके तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। ठीक। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। ठीक।
ठीक है, क्लियर है। मैंने आपको पढ़ाया था कि वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर था, अंतिम गवर्नर था, तो इसके बाद क्या है, गवर्नर का पद समाप्त कर दिया क्या? नहीं, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं। इसके बाद 1781 का अधिनियम आया था। 1781 से आप याद रखिएगा, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, 1784 अधिनियम को। ठीक, चलिए इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ होता है, यानी कि दो चीजों का गठन किया जाता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट जो होता है व्यापारिक मामलों को देखता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होता है वो राजनीतिक मामलों को देखता है। इसमें कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है, जो शासन होती है, वो अपने हिसाब से वहां से चलाना चाहती थी, अंग्रेज जो होते हैं वहां से अपने हिसाब से शासन चलाना चाहते थे। ठीक, तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ था, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है, जो जिसका नियंत्रण व्यापारिक मामलों में होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की जाती है, जिसका नियंत्रण व्यापारिक मामलों में होता है। इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लिखना हो लिख लीजिएगा। पॉलिटी जब हम पढ़ेंगे तो इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक, चलिए 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इस अधिनियम के तहत बोर्ड के कर्मचारियों को, सदस्यों को जो वेतन होगा वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की जाती है। जितने भी एक्ट थे, जितने भी अधिनियम थे, सबको मैंने दे दिया। सबसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक, तो 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या होता है, बोर्ड के कर्मचारियों तथा जो भी सदस्य थे उनका वेतन भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था कर दी जाती है। उसके बाद लॉर्ड वेबलजी आते हैं 1798 से 1805। इसी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेबलजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कहां पे? कलकत्ता में। और इसी के समय चौथा अंगल मैसूर युद्ध भी हुआ था, लॉर्ड वेबलजी के शासनकाल में। ठीक, चलिए लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं। इसके समय में 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम पारित किया जाता है। किसके? लॉर्ड मिंटो। ठीक, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम क्या था भाई? इसमें क्या किया गया? इसमें कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत पर, उसको समाप्त कर दिया गया तथा चीन व पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त कर लिया गया। तो ये कब का? 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। ठीक, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, किस अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को भारत के साथ समाप्त कर चीन व पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के नेतृत्व में, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में सती प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी नाम आता, सती प्रथा के विरोध करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी नाम आता, ये भी याद रखिएगा। इसने राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया। इसी ने 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया और इसी ने 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया तथा 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही जाता है। तो सती प्रथा का विरोध किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक, इसके अलावा ठगी प्रथा को समाप्त करने का कार्य किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में सती प्रथा का उन्मूलन किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इतने क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चले। 1833 का अधिनियम आता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। यहां पर देखो 20 साल के लिए यहाँ पे मिला था 1813 में। उसके बाद 1833 आता है, 20 साल खत्म हो जाता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। पूर्णतः समाप्त कर बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, 1833 का अधिनियम आते आते कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार था इसको समाप्त कर दिया जाता है और पूरे भारत को, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इसके बाद याद रखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं 1835-36 में। ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता माने जाते हैं, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता। ठीक, इसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग, इसके समय में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेलवे से रिलेटेड। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड है लॉर्ड डलहौजी। इसी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेलवे चली थी। लॉर्ड डलहौजी आते हैं 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल होता है। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के द्वारा राज्य हड़प की नीति चलाई गई। राज्य हड़प नीति चलाई गई किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसने 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई थी।
बंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई थी किसने? लॉर्ड डलहौजी को। ठीक, इसी ने 1854 में वो डिस्पैच लागू किया जो शिक्षा संबंधी सुधार से संबंधित था। शिक्षा संबंधी सुधार से संबंधित था। इसी के समय में 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित हुआ। किसके समय में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ? लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी। ठीक, किसके समय में भारतीय रेल पहली बार चली थी? लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेल पहली बार कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853। बहुत